नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। रुक करते हैं खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं दी। वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड नदियों और जल स्रोतों से समृद्ध है, जो हमारी अमूल्य प्राकृतिक विरासत है। इसका संरक्षण और संतुलित उपयोग हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल संरक्षण और स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने जनता से जल बचाने का संकल्प लेने की भी बात कही। नमस्कार। विश्व जल संरक्षण दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक काल से ही देवभूमि उत्तराखंड जीवनदायिनी मां गंगा सहित अनेक पवित्र नदियों के उद्गम स्थलों के साथ साथ स्वच्छ और निर्मल जल का महत्वपूर्ण स्रोत रही है। यहाँ की नदियाँ, झीलें और पारंपरिक जल स्रोत केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज विश्व के कई हिस्सों में जल संकट एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहा है। ऐसे समय में हम सभी का दायित्व बनता है कि जल संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाएं और इसके महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण के लिए ठोस प्रयास करें। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जल की हर बूंद के महत्व को समझें और इसके संरक्षण का संकल्प लें। हमें जल का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए तथा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा एवं पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए सक्रिय प्रयास करने चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा भी जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं की सफलता के लिए जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। जब सरकार और समाज मिलकर प्रयास करते हैं, तभी स्थायी और सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। हम सभी छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। घरों में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें, कृषि क्षेत्र में जल संरक्षण की पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों को अपनाएं तथा जल स्रोतों को यथा नौले, धारे, पोखर को प्रदूषण से बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आइए इस विश्व जल संरक्षण दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि जल की हर बूंद को बचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगे। जल है तो कल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। वहीं ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र में उत्तराखंड के 17 विधायकों ने अपने मुद्दों को रखा, तो वहीं देहरादून के लच्छीवाला टोल प्लाजा को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी से प्रताप नगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने नाराजगी जाहिर की। विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि लच्छीवाला टोल प्लाजा की सड़क पर पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के लोग मात्र 6 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, लेकिन वे इसका उतना ही पैसा देते हैं जितना कोई व्यक्ति हरिद्वार या उससे पहले से लच्छीवाला की ओर आ रहे हों। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्र के नियम अनुसार ये संकल्प है कि राज्य सरकार भारत सरकार को प्रस्ताव पास कर भेजे और लच्छीवाला टोल प्लाजा को थोड़ा सा पीछे कर दिया जाए। जो लच्छीवाला टोल प्लाजा है, उस सड़क पे जनपद पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी के लोग मात्र 6 किलोमीटर चलते हैं और पूरा पैसा देते हैं जितने कि आप हरिद्वार और उससे पीछे से आते हैं, जो पैसा पड़ता होता है। तो हमने उस पर सवाल लगाया कि नियम में ये संकल्प है कि भारत सरकार को राज्य सरकार प्रस्ताव पास करके भेजे कि ये टोल प्लाजा यहाँ से हटा के पीछे कर दिया जाए। और ये समझ लो सीधे तौर पे ये सरकारी वसूली है जो गलत तरीके की है। ये मोदी जी की सरकार की ये सीधे जनता के जेब पे डाका डालने वाली कार्रवाई है। इसका पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के लोगों का कोई लेना देना नहीं कि 6 किलोमीटर सड़क चलने पर आपसे उतने टोल टैक्स लिया जाएगा जितनी लंबी ये सड़क बनी है, उतने ही जो है यहाँ के लोगों से लिया जा रहा है।
वहीं उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां एक और सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है, वहीं पार्टी इसे जन समर्थन से भी जोड़कर देख रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का असर जनता के बीच साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने हरिद्वार और हल्द्वानी में हुई जनसभाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों में सुदूरवर्ती क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सरकार के प्रति उनका उत्साह और समर्थन देखने लायक था। उन्होंने दावा किया कि इसी जन समर्थन के आधार पर बीजेपी एक बार फिर उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 साल पूरे होने के मौके पर पार्टी आगे भी कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। हालांकि उन्हें अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व सरकार ने 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इस 4 वर्षों में जो ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं और उसके एवज में हमने देखा कि जो हमारे हरिद्वार में जनसभा हुई थी और कल ही जो हल्द्वानी में जनसभा हुई थी, उस जनसभा में एक विशाल जनसभा जिसको कहा जा सकता है, उसमें सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जिस प्रकार के लोगों का उत्साह था, जोश था, जो सरकार के प्रति समर्थन था, वो देखने लायक था। उनके जोश समर्थन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः इस उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है और आगे भी इस 4 साल पूर्ण होने के अवसर पर कुछ कार्यक्रम हमने सोचे हैं। अभी वो फाइनल रूप नहीं है, लेकिन जो हमारी 2 मुख्य रूप से विशाल जनसभाएं होनी थी वो बहुत सफल रही हैं, ऐतिहासिक रही है। अपार जन समर्थन उसके माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। वहीं मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव 27 मार्च को होने निश्चित हुए हैं, जिसको लेकर अध्यक्ष पद के दावेदार सुनील सोनकर ने अपने पूरे पैनल के साथ नामांकन प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान उनके साथ दर्जनों की संख्या में उनके समर्थक नाचते गाते चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां उनके समर्थकों में जमकर नारेबाजी की। अध्यक्ष पद के दावेदार सुनील सोनकर ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्षेत्र में व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी काफी परेशान हैं। बावजूद इसके वर्तमान व्यापार मंडल की ओर से इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। ट्रेडर्स का जो मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रहे थे और यही कारण है कि मसूरी की जनता ने मुझे चुना और उनका ये कहना था कि अगर मसूरी की ट्रेडर्स की आवाज़ आपको आगे बढ़ानी है, क्योंकि पिछले कई समय से हमारे रजत अग्रवाल जी है, उन्होंने काम तो अच्छे करे परंतु समय आते आते उसको एक राजनीतिकरण कर दिया गया, जो उससे ट्रेडर्स की बात सही प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पा रही है और यही कारण रहा कि आज मुझे मैदान पर उतरना पड़ा। मसूरी की जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है, व्यापारी का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है और जो समस्या वर्तमान में अगर गैस की बात करी जाए तो आज सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर के आप हालत देख रहे हैं, हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका रोजगार बंद हो रहा है, परंतु किसी प्लेटफॉर्म पे वो बात नहीं उठ पा रही है। अगर बात करी जाए छोटी छोटी चीजों को लेकर, देखे व्यापारी वैसे अपने आप में सक्षम है, सब कर लेता है। संगठन का मतलब होता है कि सारे व्यापारियों को एक साथ होकर उनकी मुद्दों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर उठाना है। वहीं उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक दल भी अपने स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी भी बूथ स्तर तक अपनी तैयारियों को धार देने में लगी हुई है। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन परिहार ने कहा कि पार्टी की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं और जहां जहां BLA 2 की कमी थी उसे लगभग पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में सभी नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी और पार्टी पूरी तरह तैयार हो जाएगी। परिहार ने आगे कहा कि निर्वाचन आयोग की जो भी गाइडलाइन होगी उसका 100% पालन किया जाएगा। साथ ही BLA 1 से लेकर BLA 2 तक हर स्तर पर कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाएंगे ताकि पूरी प्रक्रिया को सफल बनाया जा सके। देखिए, एसआईआर को लेकर के हमारी तैयारियां पहले से चल रही है और हम समझते हैं कि हमारे इस बीच जहां किसी कारणों से हमारे BLA 2 में थोड़ी कमी आई थी, हमने उसकी रिक्तता को पूर्ति कर दी है और कुछ ही दिनों के पश्चात हम लोग अपने सारे के सारे जो है BLA 2 बना लेंगे और जो जो भी इसमें गाइडलाइन
राज्य चुनाव आयोग की आएगी, उसके अनुसार हम लोग और हमारे कार्यकर्ता BLA 1 हो, BLA 2 हो या हमारे अन्य कार्यकर्ता हो, उनको सहयोग प्रदान करेंगे और जो भी SIR की प्रक्रिया होगी उसका पालन करेंगे। वहीं विधायक विनोद चमोली ने लगातार नए मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों और कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए नेताओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी का अतीत नहीं बल्कि वर्तमान और उसकी कार्यशैली अहम होती है। उन्होंने कहा कि जो भी नेता आज बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए हैं वे पूरी तरह पार्टी की विचारधारा को आत्मसात कर चुके हैं और संगठन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आगे चामोली ने कहा कि बीजेपी में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भूमि के लोग रहे होंगे, हैं नहीं रहे होंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं। तो उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मानना चाहिए। ये सोच गलत है कि हमें कहीं साहब वो पहले कांग्रेस में थे, रहे होंगे। अरे कांग्रेस में स्थितियाँ ठीक नहीं थी तभी तो वो भाजपा में आए हैं और भाजपा में आके आज उन्होंने भाजपा को आत्मसात किया है, भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो सारे विचार जो हमारे हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं वो सब उन्होंने उन विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात कहाँ से आ जाती है? मैं समझता हूँ इस तरह सोचना ठीक नहीं है। उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने सेव मिशन के तहत किसानों को 29 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि जारी की है। अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने पाली हाउस परियोजना का भी उल्लेख किया और कहा कि अब किसानों को सीधा भुगतान प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के प्रगति पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के उस दृष्टिकोण का जिक्र किया कि आने वाले सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और राज्य कई क्षेत्रों में अग्रणी होगा। हल्द्वानी में एक ऐतिहासिक रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री धामी की धुरंधर धामी के रूप में सराहना की और टीम धामी ने 2027 के चुनावों में 50 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं मुख्यमंत्री सैन्य धाम का उद्घाटन करेंगे, जिसे देश का सबसे उत्कृष्ट स्मारक बताया गया है। इसका मुख्य द्वार जनरल विपिन रावत के नाम पर है और इसमें 1734 शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी और 28 नदियों का जल समाहित है, जिसका उद्देश्य लोगों को प्रेरित करना है। वहीं सैन्य धाम परिसर में बाबा हरभजन सिंह और बाबा जशवंत सिंह के मंदिर, एक संग्रहालय और वीरता दर्शाने वाले प्रकाश ध्वनि प्रदर्शन भी शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि एक अधिकारी ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी की आलोचना को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान अस्वीकार्य है। उन्होंने बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की भविष्यवाणी की और वैश्विक महंगाई के बावजूद भारत में कीमतों की स्थिरता को प्रधानमंत्री के आर्थिक कौशल का परिणाम बताया। एप्पल मिशन में जो किसानों का पैसा बकाया था उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार करता हूं कि 29 करोड़ से अधिक पैसा जारी हो गया है और हमने सभी डीसीओ से कह दिया है कि 15 दिन के अंदर किसानों का भुगतान होना चाहिए। और इसी प्रकार जो हमारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम बजट था पोलियो हाउसेस का, जिस कंपनी को हमने काम दिया गया था, भारत सरकार की कंपनी थी, जब उसने काम नहीं किया हमने उसको भी हटा दिया और हमने कहा कि किसान के खाते में हम सीधा पैसा देंगे और किसान जो पैनल इसको बनाने वाले जो लोगों के पैनल पर हैं उनके माध्यम से पोलियो हाउसेस बनाएंगे। और लगातार ये फैसला करने के बाद किसानों के फोन आ रहे हैं और जितना हमारा लक्ष्य है हम उससे आगे जाने वाले हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूं। वहीं कल रैली में अगर आपने देखा होगा जो ऐतिहासिक भीड़ हल्द्वानी के अंदर हुई और भारतीय राजनीति के पुरोधा राजनाथ सिंह जी वहां पर थे और उन्होंने धामी जी को जहां पहले धाकड़ धामी कहा था वही प्रकार से धामी जी काम कर रहे हैं, उनके विरोधी चित होते जा रहे हैं। उनको धुरंधर धामी की संज्ञा उन्होंने दी है और जिस प्रकार से
आज टीम धामी तैयार हुई है। देखिए अभी हम 6 खिलाड़ियों से खेल रहे थे, अब पूरे 11 खिलाड़ी हो गए हैं। सब मिलकर धामी जी को पास देंगे और धामी जी गोल करेंगे और 2027 में 50 से अधिक सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अब क्योंकि आज हम चौथा नवरात्र है, मां कृष्णा का दिन है, मैं आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं, नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मां से प्रार्थना करता हूं कि हमें दी शक्ति दे कि हम उत्तराखंड के विकास के लिए, क्योंकि उत्तराखंड को मोदी जी का एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा था कि आने वाली सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड उस ओर बढ़ रहा है, कई चीजों में हमारे प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है और एक युवा नेतृत्व लगातार इस प्रदेश को आगे लेकर जा रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपने नहीं पूछा? रोल बोल दो सर, पूछो क्या बोल रहे हैं? नहीं आप, अच्छा, सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का समय ले रहे हैं, उसका लोकार्पण कर हम वहां की वीर माताओं को, वीर नारियों को, वहां की जनता को समर्पित करेंगे। क्योंकि जिस भाव से हमने उसको बनाया है, उसको वो कोई स्मारक या मेमोरियल नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि ये वीरों की भूमि है, ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहां पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम यहां पर होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम संकल्प, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें क्योंकि भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह, उसके मंदिर उसमें है, म्यूजियम उसमें है, थिएटर उसमें है, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर वहां पर दिखाई जाएंगी। अभी जो उसके विशेषज्ञ हैं, सैन्य कल्याण के सेक्रेटरी ब्रिगेड बसेड़ा दिल्ली से देहरादून आए थे, उन्होंने उसकी प्रशंसा की है। आर्मी कमांडर वहां पर आए थे, उन्होंने भी उसका विजिट किया है और उन्होंने उसको सब पूरे देश में सबसे बेहतर बताया, क्योंकि सारे स्मारकों का अध्ययन करने के बाद हमने उसको बनाया है। और उसका मुख्य द्वार भारत माता के अमर सपूत और उत्तराखंड के गौरव, देश के पहले सीडीएस जो अचानक हमें छोड़कर चले गए, उसका मुख्य द्वार जनरल विपिन रावत के नाम पर है। और जैसे कि मैंने कहा, शीघ्र ही जैसी डेट मिलेगी, हम उसको वहां की वीर माताओं को, वीर को, वहां की जनता को समर्पित करेंगे। क्योंकि हम 1734 शहीद परिवारों की पवित्र आंगन की मिट्टी हम लेकर उसमें आए हैं, जिसको अमर जवान ज्योति के नीचे हमने स्थापित किया है। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं और सभी सैनिकों के नाम वीरता पदक के साथ उसमें अंकित हैं। और जब वहां पर लोग आएंगे, उसको देखेंगे, तो उनको प्रेरणा मिलेगी। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं, जब लोग उत्तराखंड आएंगे तो सरकार बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने आते हैं, इस धाम को देखने अवश्य आएंगे। और सर, बंगाल की सीएम जो है ममता बनर्जी ने कहा कि कोई घुसपैठिया है तो सबसे बड़ा घुसपैठिया हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। सर, इस पर देखिए, मुझे चाहे ममता जी हूं, चाहे राहुल जी हूं, उनकी बुद्धि पर तरस आता है। प्रधानमंत्री जैसा सर्वोच्च पद सरकार की, देखिए, हम ही पक्ष में रहे, विरोध की एक मर्यादा होती है। सीमा से बाहर जाकर सरकार का शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लोग करते हैं। आपने देखा होगा, एक बार चुनाव में प्रकाश मोदी जी के खिलाफ राहुल जी प्रचार कर रहे थे और जनता ने उसका जवाब दे दिया, और इसका भी जवाब जो है बंगाल की जनता देगी। तो प्रधानमंत्री जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद महंगाई बढ़ने की उम्मीद। देखिए, आज पूरी देश में महंगाई बढ़ रही है, समझ आऊंगा पूरे विश्व में, लेकिन हमारे यहाँ महंगाई नहीं बढ़ रही है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आर्थिक कौशल है कि उन्होंने दामों को स्थिर रखा है और धीरे धीरे जो लग रहा है, मुझे पूरा भरोसा है स्थिति सामान्य होगी। और लगातार प्रधानमंत्री जी अन्य देशों से बात कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि यहां पर उसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि आज एक मजबूत सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये दूरदर्शी सरकार देश के अंदर है और जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते हुए उन्हें भाजपा की बी टीम कहा है। अब देखिए, उन्होंने क्या कहा मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हम इस बार साउथ में भी अच्छा करने जा रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। और कांग्रेस असम में 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें 5 दलों के साथ गठबंधन किया है। देखिए, आज कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है। जो कांग्रेस कभी अपनी सरकार बनाती थी, आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस हाशिए पर है और आने वाले समय में देखना कांग्रेस इससे भी नीचे चले जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहीं खटीमा से कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने सनातन और आस्था के मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत विविध धर्मों का देश है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सभी समुदाय मिलकर रहते हैं। सभी धर्मों के ग्रंथ एक अच्छे मनुष्य बनने की सीख देते हैं और सनातन धर्म को सभी धर्मों की जननी बताया जाता है। कापड़ी ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान में आस्था रखता है और दर्शन के लिए जाता है, उसे किसी भी स्थान पर जाने की अनुमति होनी चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आस्था सबसे अहम है और केवल वही व्यक्ति धार्मिक स्थलों पर जाए जिसकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।